हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। चलो, तो आज हम क्लास 11 के फिज़िक्स के और आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले हमने ना क्वेश्चन नंबर 24 तक सॉल्व कर लिया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान से समझेंगे भाई कि क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। देखो, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि किसी पिंड का रेखीय त्वरण, ठीक है, 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप है। आपको पता है रेखीय त्वरण को हम लोग किससे लिखते हैं? रेखीय त्वरण को लिखते हैं वेक्टर ए से। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू दे दिया गया है हमको क्वेश्चन में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। आगे हमसे कह रहा है कि पिंड का घूर्णन अक्ष से स्थिति सदिश वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको हम लोग वेक्टर आर से लिखते हैं। तो ये दे दिया गया हमको वेक्टर आर। वेक्टर आर इज इक्वल टू दिया गया है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, ये दिया गया। हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि इसका रेखीय त्वरण क्या होगा। रेखीय त्वरण जिसको हम लोग अल्फ़ा से रिप्रेजेंट, सॉरी यहाँ पे ये इसको हम लोग अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये वेक्टर अल्फ़ा हो गया। ठीक है, और रेखीय त्वरण हमको बताना है यानी ए बताना है। ठीक है, चलो तो देखो, सबसे पहले रिलेशन जान लेते हैं कि रेखीय त्वरण का कोणीय त्वरण के साथ क्या रिलेशन होता है। तो रेखीय त्वरण बराबर होता है, रेखीय त्वरण वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर अल्फ़ा क्रॉस वेक्टर आर। क्रॉस गुणन दोनों के बीच में होता है। और क्रॉस गुणनफल निकालने के लिए मैंने आपको सीधा सा एक फंडा बता रखा है कि भाई मेरे क्रॉस गुणन किसका किसका करना है? अल्फ़ा का। तो अल्फ़ा क्रॉस आर विथ वेक्टर। ठीक है, हमें क्या करना होगा? सबसे पहले दो ऐसी खड़ी लाइनें खींचनी होती हैं। ठीक है, और यहाँ लिखना होता है हमको आई कैप, यहाँ लिखना होता है जे कैप, यहाँ लिखना होता है के कैप। अब देखो किसका किसका क्रॉस गुणन कर रहे हैं? अल्फ़ा का और आर का। ठीक है, यानी कोणीय त्वरण का और स्थिति सदिश का। अब देखो कोणीय त्वरण में यहाँ देखो आई का गुणा कितना है? 2। तो आई के नीचे कितना लिखना है? 2। जे का गुणा कितना है? 3 लिखना है। फिर के का गुणा कितना है? 1। ठीक है, ऐसे भरना होता है। उसके बाद दूसरा हमारा जो वेक्टर है वो वेक्टर आर है। ठीक है, यानी पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आई का गुणांक कितना है? 3 है। ठीक है, और जे का गुणांक कितना है? 2 है। और यहाँ पे अगर के का गुणांक देखें तो 4 है। विथ सिंबल लिया जाता है क्योंकि सब पॉजिटिव है तो मैं सिंबल ज़्यादा शो नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद अब इसका मल्टीप्लाई करने का तरीका पीछे वाले वीडियोज़ में मैंने सिखा दिया था, थोड़ा मैं यहाँ डायरेक्ट करूँगा। तो वेक्टर अल्फ़ा क्रॉस वेक्टर आर इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? आई लिखते हैं। ठीक है, आई कैप, फिर ब्रैकेट, उसके बाद आई से होकर के जाने वाली ये और ये जो दो कॉलम है, ये जो दो कॉलम है, इन कॉलम में हम लोग क्या करते हैं कि इसको कवर कर देते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल तरीका है भाई मेरे। तो 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 4 3 क्या होता है? 12 होता है। ठीक है, फिर माइनस का सिंबल लगाते हैं, फिर ये 2 एक अन्य 2 होता है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे माइनस जे लेते हैं। ठीक है, जे क्या, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर जे से होकर के जाने वाली ये लाइन और ये जो पंक्ति है, पंक्ति और स्तंभ जो है, इसे हम लोग पंक्ति बोलते हैं, इसे हम लोग स्तंभ बोलते हैं। तो जे से होकर के जाने वाली जो लाइन है, ये लाइन, इसको हम ढक लेंगे। और इससे होकर के जाने वाला जो ये स्तंभ है, ये जो आप देख रहे हैं पिलर, इसको हम ढक लेंगे। तो क्या बचेगा? 2 3 1 4, यही तो बचेगा। ये पूरा और ये पूरा कवर हो गया। फिर 4 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 3। ठीक है, फिर प्लस लेते हैं, उसके बाद के कैप लेते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं। अब जे से होकर के जाने वाली ये लाइन और ये पिलर हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 2 3 3 2 बचा हुआ है। ठीक है, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, माइनस 3 तरीका कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, बस सिंपल सा। और यहाँ देखो अल्फ़ा क्रॉस आर इज इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर ए होता है, यानी रेखीय त्वरण होता है। यही तो निकालना था हमको, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखो 12 में से 2 जाएगा तो 10 बच जाएगा, 10 आई कैप। ठीक है, फिर माइनस, यहाँ 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा, 5 जे कैप हो जाएगा, फिर प्लस, यहाँ 4 में से 9 जाएगा तो माइनस 5 के कैप बचेगा। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए इज इक्वल टू, रिकॉर्डिंग हो रही है, यस, वेक्टर ए इज इक्वल टू 10 आई कैप माइनस 5 जे कैप एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5 के कैप। ठीक है,
ये हो गया वेक्टर ए, यानी हमारा रेखीय त्वरण। अगर यहाँ परिमाण पूछा होता तो क्या इसका परिमाण निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका परिमाण अगर निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे करो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे क्या कहा जा रहा है, बहुत नन्हा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक सदिश है वेक्टर ए, ठीक है, एक सदिश है वेक्टर ए, ठीक। वेक्टर ए इज इक्वल टू दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। थोड़ा पता नहीं चला ना, कैप मान लेना आप लोग, ठीक है। ये दे रखा है और एक सदिश दे रखा है वेक्टर बी, ठीक है। एक सदिश क्या दे रखा है, वेक्टर बी। इसमें दे रखा है 7i कैप प्लस माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। ये कह रहा है, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई मेरे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बताओ। दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस क्रॉस वेक्टर बी बताओ। अरे मेरे भाई इसको सॉल्व करने में क्या आप लोगों को कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है यार। अगर हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट निकालना है पहले, तो डॉट पे बात कर लेते हैं। देखो कितना आसान है। डॉट निकालने के लिए क्या करना होता है, वेक्टर ए की वैल्यू रख दो 2i कैप प्लस 2j कैप कैप माइनस 2k कैप, हो गया। उसके बाद डॉट लगाओ, फिर b की वैल्यू ध्यान से देख लो 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। बस सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना होता है। और मैंने सिंपल साफ साफ बता रखा है कि किसका मल्टीप्लाई कहाँ करना है। क्या करना होगा, आई वाले का आई के साथ, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं आई डॉट आई कैप, ठीक है, ये 14 यार। और उसके बाद फिर क्या है प्लस, और यहाँ देखो ये प्लस है वो माइनस है, तो प्लस का माइनस में करेंगे फाइनली माइनस आएगा। फिर यहाँ पे देखो 2 का 5 में करेंगे 10, ठीक है। फिर क्या आएगा जे कैप डॉट जे कैप। इसके बाद यहाँ माइनस है वहाँ प्लस है, प्लस का माइनस में होगा माइनस में। फिर 2 का ये कितना है 2 है, फिर 2 का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4। फिर क्या आएगा यहाँ पे के कैप डॉट के कैप। और फाइनली यहाँ देखो आई कैप का आई कैप के साथ 1 होता है, तो ये हो जाएगा 14 माइनस जे कैप का जे कैप के साथ 1 होता है 10 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 4। फाइनली कुल कितना आ गया 0। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया। अगर यहीं क्रॉस निकालना हो तो क्रॉस निकालना आसान है कि नहीं है। वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने में कितने लोगों को परेशानी होगी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, देखो यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग आई कैप, यहाँ जे कैप, यहाँ के कैप। देखो ए की वैल्यू यहाँ देखो 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप दिया हुआ ना। आई का गुणांक कितना है 2, ठीक है। जे का गुणांक कितना है 2, के का गुणांक कितना है -2, ठीक है। प्लस वाला नहीं लिखा जाता लेकिन माइनस वाला लिखना कंपल्सरी होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं प्लस वाले का नहीं लिख रहा हूँ, तो परेशान मत हो जाना। उसके बाद बी लिखा है, तो बी वाले का गुणांक देख लो। आई का गुणांक कितना 7, आई वाला गुणांक आई के नीचे, जे वाला गुणांक जे के नीचे, के वाला गुणांक के नीचे। यहाँ पे देखो जे का गुणांक कितना दिया हुआ -5 दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पे के का गुणांक कितना दिया हुआ +2 दिया हुआ। क्या अब निकालने में किसी को कोई दिक्कत होगा? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि वेक्टर ए का मान हमने दे दिया है, तो कला बन जाता है 27, ठीक है। 27 के क्वेश्चन इसमें दिया वेक्टर ए। देखो वेक्टर ए इज इक्वल टू दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। ये वेक्टर ए दे रखा है और वेक्टर बी दे रखा है। ये सब एकदम गोलू किस्म के सवाल हैं, आप लोग देखते ही सॉल्व कर देंगे। 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। ये ए और बी का मान दे रखा है, ये 3 है मेरे भाई, ठीक है। ये 3 है, थोड़ा इसको
देखो ये वेक्टर बी का मान दे रखा है। अब हमें 3-4 क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन तो इसमें क्रॉस पूछ रहा है, तो वो मैं नहीं कराने वाला, आप लोग कर सकते हैं उसको। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, किसी को कोई समस्या होगी क्रॉस निकालने में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मेरे बच्चे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इस बार बी का डाटा ऊपर हो जाएगा, ए का डाटा नीचे हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं, कर ले जाओगे ना, ठीक है। या एक मैं तरीका बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है। जब भी कभी भी प्रश्न में अगर ए क्रॉस बी दे दिया जाए या बी क्रॉस ए दिया जाए, अगर दोनों में से कोई एक दे दिया जाए और कोई एक पूछे, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे तो कोई दिया नहीं, एक तो निकालना ही पड़ेगा। जैसे मैंने इसको निकाल दिया, बाई द वे की बात करूँ, उसको निकाल दिया, और निकालने के बाद कितना आ गया, निकालने के बाद आ गया मान लेते हैं 10i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, सपोज दैट ये आंसर आ रहा है इसको निकालने के बाद। अब इसी का यहाँ क्रॉस गुणन देख रहे हो, तो इसी का सीधा विपरीत निकालना है कि नहीं निकालना है। यहाँ ए क्रॉस बी था, यहाँ पे बी क्रॉस है, तो हमेशा मेरे बच्चे इसका जो मान आएगा वो हमेशा याद रखना यही मान आएगा, बस माइनस सिंबल के साथ आएगा, ठीक है। तो निकालने की ज़रूरत नहीं है ऐसे, ठीक है, हमेशा ये। तो ये इसका शॉर्ट पैटर्न है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप लोग सॉल्व करिएगा तो ठीक ही रहेगा, क्योंकि बातें समझ में आ जाएंगी ना आपको इससे, ठीक। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के हवाले में छोड़ रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करेंगे। पहला वाला निकाल लेना और दूसरा वाला जो भी आएगा माइनस सिंबल से उसमें पूरा मल्टीप्लाई कर देना, तो बी क्रॉस ए हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी में सर ने बताया होगा आप लोगों को, ठीक है, कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मान होता है, ठीक है, ये माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर होता है, ठीक है। आप लोग को जब क्रॉस गुणन के नियम क्या नाम है गुण पढ़ाए गए होंगे तो उसमें आपको ये बताया गया होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इसमें जो हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि भाई मेरे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो क्या बस बड़ा कर दिया थोड़ा सा। यहाँ क्या करना है, दोनों को ऐड करके ले लेना है, ठीक है। फिर यहाँ क्या करना है, दोनों को माइनस करके ले लेना, फिर क्रॉस गुणन निकाल देना है, ठीक है। कोई दिक्कत होगा, पहले जोड़ देना दोनों को, 3 2 5। मैं यहाँ थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, ठीक है। इसकी जगह पे क्या लिखोगे, यहाँ हो जाएगा 3 2 5 आई, फिर प्लस 3 2 5 जे प्लस के 5 के, ठीक। ये हो जाएगा ए प्लस बी की जगह पे। अब ए माइनस बी की जगह पे अगर हम बात करें तो घटा देंगे, देखो ए में से बी घटाना है, तो इसमें से ये घटाओगे तो बचेगा माइनस आई कैप, ठीक है। फिर इसमें से ये घटाओगे तो बचेगा प्लस जे कैप, फिर इसमें से ये घटाओगे तो बचेगा माइनस 3k कैप। ये ए माइनस बी की जगह पे करना है और उसके बाद इन दोनों का क्रॉस निकाल देना, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पे इस पूरे का मान याद रखना है, इस पूरे ब्रैकेट की जगह पर ये है और इस पूरे ब्रैकेट की जगह पर ये है, ठीक है। तो बिल्कुल मत दिक्कत लेना, इसका मैं वो बना देता हूँ ताकि आप लोग निकाल देंगे आराम से। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सॉरी प्लस में प्लस, ठीक है, क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यही करना है ना, ठीक है। तो क्या करेंगे मेरे भाई, क्रॉस निकालना, तो क्रॉस के लिए ऐसे आई कैप जे कैप के कैप। तो ए बी का देखने जाएंगे क्या, नहीं, ए प्लस बी का देखेंगे, ए माइनस बी का देखेंगे, ठीक है। तो देखो ए प्लस बी में आई का गुणांक कितना है 5, 5 लिख दो, जे का गुणांक कितना है 5, 5 लिख दो, के का गुणांक कितना है 5, 5 लिख दो। फिर ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी में यहाँ पे किसको को देखेंगे क्या, नहीं, हम ए माइनस बी का डाटा जब यहाँ निकाल चुके तो यहाँ देखेंगे। तो यहाँ देखो आई का गुणांक कितना है -1, जे का गुणांक कितना है +1, के का गुणांक कितना -3, बस निकालो अपना गुणा करके धड़ाधड़, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना, मुझे भरोसा है निकाल ले जाओगे आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखो, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, बहुत नन्हा सा सवाल पूछ रहा है हमसे, कह रहा है भाई कि वेक्टर ए हम आपको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू दे दिया गया 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप, ठीक है। ये वेक्टर ए दे दिया और वेक्टर बी बराबर दे दिया गया है 12i कैप प्लस
9 जे कैप प्लस 3k कैप ये दिया गया है। हमको सिद्ध करना है कि वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो ये बहुत चटपटा क्वेश्चन है भाई मेरे। देखो, आपको मैंने बताया था कि अगर हमें ये सिद्ध करना हो कि वेक्टर ए वेक्टर बी पर अभिलंब है, अगर हमें ये सिद्ध करना हो तो मैंने बताया था तो हम क्या सिद्ध करते हैं, ए और बी का डॉट गुणन 0 दिखाते हैं। अगर ए और बी का डॉट गुणन 0 हो जाएगा तो मेरे बच्चे ये चीज़ सिद्ध हो जाएगा कि ए बी पर अभिलंब है। लेकिन अगर हमें ये दिखाना हो कि ए बी पर पैरेलल है, दोनों समांतर हैं, तो मेरे बच्चे हमें दिखाना होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0। अगर ए और बी का क्रॉस गुणनफल 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल हैं, ज़रा देखो। ए क्रॉस बी का एक फॉर्मूला बताया गया होगा, ए क्रॉस बी का एक फॉर्मूला बताया गया होगा मेरे बच्चे, और वो बताया गया होगा ए बी साइन थीटा। ये थीटा इसी ए और बी के बीच का कोण है। अब ज़रा देखो, अगर ए और बी एक दूसरे के पैरेलल हैं तो दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा ए बी साइन 0 डिग्री। एन साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी गुणे 0, ए बी गुणे 0। फाइनली कितना आ जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर टोटल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई बात समझ में। तो इसलिए जब भी हमें ये दिखाना हो कि वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है तो हम क्या दिखाते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी का क्रॉस गुणनफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। समझ में आ गई बात। चलो तो सिद्ध करें इसको अब। बिल्कुल सिद्ध करेंगे। तो चलो करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ हमने आपको बताया है कि जब भी हमें ये वाले क्वेश्चन करने होते तो हम क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, इससे 2 लाइनें ले लेते हैं, ठीक है। तो ले लिया भाई, ए क्रॉस बी निकालना है। चलो यहाँ लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप। आई का गुणांक कितना है, 4, जे का गुणांक कितना है, 3। पहले क्या है, ए है ना, तो ए वाले का डाटा भर रहा हूँ, ठीक है। जे का गुणांक कितना है, 1। फिर बी आ गया, बी में आई का गुणांक कितना है, 12। जे का गुणांक कितना है, 9। के का गुणांक कितना है, 3। ठीक है, बस अब सिंपल सा भाई गुणा भाग है, आराम से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, सबसे पहले क्या लेते हैं, आई कैप लेते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं। आई कैप से होकर के जाने वाली ये पंक्ति, आई कैप से होकर के जाने वाला ये स्तंभ, दोनों बंद कर लेते हैं। तो भाई मेरे अगर ये दोनों को मैं बंद कर दूँ ऐसे, ठीक है, तो क्या बचा हुआ आपको दिख रहा होगा, 3 1 9 3। तो इस 3 3 का 9, 3 3 का 9 माइनस इस 9 1 9, ठीक, ब्रैकेट बंद। उसके बाद जे को उठाते हैं, जे वाला माइनस में होता है, मैंने बताया था क्यों माइनस में होता है पीछे वाले वीडियो में। फिर जे से होकर के जाने वाली ये लाइन और ये बंद कर लो, तो आपको 4 डिजिट कौन कौन से बचे हुए दिखाई देंगे, 4 1 12 3। फिर 3 का गुणा 4 में कर दो तो 4 3 12 माइनस 12 1 12। फिर प्लस के कैप उठा लेते हैं मेरे बच्चे। अब के से होकर के जाने वाली ये लाइन और ये लाइन बंद कर दोगे तो यहाँ पे बचेगा 4 3 12 9। तो 9 चौक के 36 माइनस गुणा करने का जो प्रोसेस है हमेशा यहाँ से वहाँ करना होता है, यहाँ से वहाँ पहले नहीं करना होता, ठीक है। तो 9 चौक के 36, फिर 12 3 36। अब फाइनली देखो, इसको घटाओगे कितना, 0, इसको घटाओगे कितना, 0, इसको घटाओगे कुल कितना, टोटली गुणांक कितना आ रहा है, ए क्रॉस बी बराबर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ए बी पर क्या होगा, पैरेलल होगा। क्लियर होगी बात एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। वेरी गुड। चलो तो क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है भाई मेरे, कह रहा है ना कि ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक। और वेक्टर बी दे दिया है हमको, वेक्टर बी दे दिया है। इसमें टेक्निकल नहीं है, इसके बाद वाला थोड़ा सा है, ये तो आप लोग देखते ही कर लेंगे। इससे पहले वाला अगर ध्यान से समझ लेंगे, 12i कैप प्लस 9j कैप, ये तो भी बताया ना मैंने, 29 बताना, सॉरी 29 नंबर, आई एम सॉरी, आई मिस्टेक। 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना, वेक्टर ए इज इक्वल टू
आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये वेक्टर ए बराबर है, और वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये दे रखा है। अब हमसे कह रहा है कि भैया हमको ये सिद्ध करके दिखा दो कि c बराबर, देखो हमको सिद्ध क्या करना है, एक और डाटा दे रखा है, पहले उसको भी देख लो। वेक्टर c इज इक्वल टू दे रखा है आई कैप माइनस के कैप। देखो थोड़ा सा टेक्निकल है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए सदिशों a b और c, इन दो का आप करो सदिश गुणन, इन दो का क्या करो, सदिश गुणन करो, सदिश गुणन, तो एक और वेक्टर बनेगा। ठीक है, जब आप करोगे तो कोई एक वेक्टर बनेगा। मान लिया ए और बी का हमने सदिश गुणन किया तो वो बन गया एक्स, वेक्टर एक्स बन गया, मान लेते हैं। अब ये जो वेक्टर एक्स है और ये वेक्टर सी है, हमको दिखाना है कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, क्या है, समांतर है। तो इसका मतलब हमको क्या शो करना है, अगर आप ये चीज़ समझ गए हैं तो हमें इसका मतलब शो करना है कि वेक्टर एक्स क्रॉस वेक्टर सी, ये तो सेम हो गया जी, कुछ और मानना पड़ेगा, नहीं क्रॉस और एक्स में तो अंतर ही नहीं रह जाएगा। इसको क्या मान लें, इसको मान लेते हैं पी मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, पी मान लिया, पी कि ए और बी का क्रॉस गुणन करेंगे तो यानी सदिश गुणन करेंगे तो क्या आ गया, वेक्टर पी आ गया। अब हमें दिखाना है कि वेक्टर पी वेक्टर सी के समांतर है। इसका मतलब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि वेक्टर पी वेक्टर सी के पैरेलल है। इसका मतलब वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर सी बराबर 0 सिद्ध करना है। अरे ये सिद्ध करने का मतलब ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले वेक्टर पी निकाले तो आ जाओ वेक्टर पी निकालते हैं। यानी वेक्टर पी कैसे निकलेगा, वेक्टर पी मतलब ए और बी का क्रॉस गुणन। ये क्वेश्चन में कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमसे कह रखे भैया कि ए और बी का क्रॉस गुणन सी के साथ पैरेलल है। ठीक है, तो हम ए और बी का पहले क्रॉस गुणन निकाल लेते हैं भाई। देखो क्या करेंगे, डंडा खींचेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। चलो ए है, ए में आई का गुणांक 1 और जे का गुणांक 1, के का गुणांक 1। बी है, बी में देखो आई का गुणांक 1, जे का गुणांक -2, के का गुणांक 1। बस अभी सिंपल सा मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे पैटर्न मैंने बता रखा है आई कैप। फिर ये बंद करेंगे तो एक के कन्ने में 1। ठीक है, फिर माइनस लगाते हैं, लेकिन ये भी माइनस में, -1 का गुणा -2 है ये, सॉरी -2 का गुणा 1 में करेंगे तो ये -2 आएगा। ठीक है, फिर माइनस जे कैप लगाते हैं, फिर ये और ये बंद करेंगे, एक के कन्ने में 1 माइनस एक के कन्ने में 1 होगा, फिर प्लस के लेंगे। ठीक है, ये वाली और ये वाली बंद करेंगे तो -2 का 1 में करेंगे तो -2 आएगा, फिर माइनस अपनी तरफ से लेना होता है, फिर एक के कन्ने में 1। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 3i कैप, यहाँ क्या आ जाएगा 3i कैप आ जाएगा। और यहाँ बचा है माइनस जे, यहाँ ध्यान से समझना, 1 1 0, 0 का गुणा जे में तो 0 खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस समेत खत्म हो गया ना पूरा, ये इतनी चीज़ें पूरी खत्म हो गई, क्या बचा प्लस। प्लस के को देखो -2 -3, -2 और -1 मिलके -3 हो जाएगा ना, -3 का गुणा प्लस के में करेंगे तो -3k आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वेक्टर पी का मान आ गया। हमें क्या करना है, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर सी निकालना है। तो अब यहाँ ज़रा देखो, अब देखो उधर वाला दूसरे रंग से लिखते हैं, इस कलर से लिख देते हैं। चलो देखो, हमें उधर क्या सिद्ध करना है, वेक्टर पी आ गया। अब हमें वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर सी निकालना है, और निकालना नहीं है, उनको 0 शो करना है। तो चलो 0 शो कर देंगे। कैसे कर देंगे, यहाँ देखना, आई लिखेंगे, जे लिखेंगे और के लिखेंगे। ये कलर दिख रहा है जी बढ़िया से, नहीं दिख रहा है, दूसरा कलर ले लें। देखो अब देखो P में, पहले P है ना, P में देखो I का गुणांक कितना है 3, तो यहाँ लिखो 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
जे का गुणांक, जे है ही नहीं है तो कितना 0, फिर के का गुणांक कितना -3। ये मैंने वेक्टर पी का लिखा है। अब वेक्टर सी में, सी यहाँ देखो, आई का गुणांक कितना है 1 है, जे का गुणांक कितना है 0, ठीक है, के का गुणांक कितना है -1, ठीक। अब ज़रा देखो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर सी निकालना है ना, तो निकाल देंगे। क्या लिखेंगे आई कैप, फिर ब्रैकेट, -1 का गुणा 0 में तो 0, फिर माइनस लगाएंगे, 0 का गुणा -3 में तो 0, ठीक है, फिर माइनस क्या लेते हैं जे लेते हैं, ठीक है। ये बंद करेंगे। देखो -1 का गुणा +3 में करेंगे तो -3 आएगा, फिर माइनस अपने तरफ से लेना होता है। ये 1 का गुणा -3 में करेंगे तो -3, तो वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या उठाते हैं प्लस के कैप उठाते हैं, उठाते कि नहीं उठाते, जोर से बोलो उठाते हैं। और उसके बाद ये बंद करेंगे तो 0 का 3 में करेंगे 0, माइनस इस 1 का 0 में करेंगे 0, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक बात बताओ, 0 0 0 0 0, फाइनली कितना आ गया 0, यानी पी क्रॉस सी का मान कुल कितना आ गया 0 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। इसका मतलब कि ये जो पी है वो सी के पैरेलल है कि नहीं है, तभी तो है 0, नहीं तो 0 क्यों होता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर एकदम मामला, ठीक है। चलो ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। अच्छा फाइनली इसका इंडिकेशन कैसे करना है, अतः वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके पैरेलल है, वेक्टर सी के, ठीक है। यही सिद्ध करना था, हो गया। देखो कितना नन्हा सा क्वेश्चन था, तुम्हारे आगे टिक पाएगा ऐसा क्वेश्चन, नहीं टिक पाएगा ना, मुझे पता है। चलो अब इसके बाद से वेक्टर के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अब हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये हमारे प्रक्षेप की गति वाले क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। चलो ध्यान से समझेंगे। हमसे कह रहा है ना कि भैया एक गोली है, ठीक है, ये 30 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो कह रहा है कि एक गोली है और एक लक्ष्य की ओर 55 मीटर पर सेकंड के वेग से दागी जाती है, यानी उसकी वेलोसिटी दे दी गई है हमको 55 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यदि लक्ष्य से गोली के टकराने की ध्वनि दागने के 7 सेकंड बाद सुनाई दे, ठीक है। देखो समझो, मान लो ये लक्ष्य है, ठीक है, और यहाँ ये रहा तुम्हारा बंदूक, ठीक है, ये क्या है बंदूक। अब यहाँ से तुमने एक गोली फायर की, क्या की, गोली फायर की। इस गोली की वेलोसिटी कितनी है 55 मीटर पर सेकंड, 55 मीटर पर सेकंड। जिस समय दागा गया, मान लिया कि वो t बराबर 0 का समय है, ठीक है। गोली गई, यहाँ लड़ी, और यहाँ दागने के 7 सेकंड बाद, कितने सेकंड के बाद, 7 सेकंड के बाद तुमको ये ध्वनि सुनाई देती है। क्या होता है भैया, तुमको ये ध्वनि सुनाई देती है। तो हमें क्वेश्चन बताना है कि ये दागने वाले जगह से उस लक्ष्य की दूरी कितनी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले एक छोटी सी बात आप यहाँ समझिए, ये जो 7 सेकंड है, ठीक है, ये जो 7 सेकंड है भाई मेरे, यहाँ देखो ये गोली गई, टकराई, ठीक, और वहाँ से फिर आवाज़ चल के आई तब ना आपको सुनाई दिया। यानी यहाँ पे दागने के बाद से लेकर के सुनाई देने तक के बीच में कुल कितनी परिस्थितियाँ हैं, तो भैया मेरे 2 समय की परिस्थितियाँ हैं। गोली दागा गया, टकराया, पहला स्टेज, तो उसको हम मान लेते हैं कि यहाँ से जब गोली दागी गई और यहाँ टकराया, तो गोली दागने और टकराने के बीच का समय t1 है। अब टकराया तो ध्वनि उत्पन्न हुई, तो ध्वनि चल के आपके पास तक आएगी ना भैया, तो कितना टाइम लगा उसको चल के आने में, मान लिया t2 समय लगा। और ये t1 प्लस t2 बराबर 7 सेकंड दे रखा है, क्वेश्चन में साफ साफ कहा है दागने के 7 सेकंड बाद सुनाई देता है। तो इसका मतलब दागने, यहाँ दागने वाले टाइमिंग से लेकर के टकराने वाली एक टाइमिंग हो गई, फिर प्लस जब वहाँ ध्वनि उत्पन्न हुई तो वो ध्वनि चल करके मेरे पास तक आई, तो वो भी तो टाइम लगेगा कुछ ना कुछ, तो वो t2 बराबर 7 सेकंड। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बता देना। ये चीज़ अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको अगेन से ये चीज़ सॉल्व करा दूँगा, ठीक है। यहाँ से दागा गया, ये हमारा लक्ष्य है, ठीक है, तो यहाँ से दागा गया, ये हमारा लक्ष्य, मान लेते हैं डिस्टेंस x है। अब ज़रा देखो, आपको एक फार्मूला पता है नन्हा सा, चाल बराबर दूरी बटे समय, होता है कि नहीं होता, होता है। अगर यहाँ से समय बराबर निकाल लिया जाए तो दूरी बटे चाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो t1 बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे बच्चे, हो जाएगा। प्लस इस दूसरी वाली जगह पे, इसकी जगह पे भी तो दूरी बटे चाल हो जाएगा, ठीक है, ठीक, बराबर 7 सेकंड। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। देखो t1
क्या है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा बारीकी से समझना है। T1 का मतलब गोली यहाँ t बराबर 0 समय पे दगा, और जिस समय पे लड़ा यहाँ पे, तो ये दगने वाले समय से लड़ने वाले टाइमिंग को हमने T1 कहा है। तो इस टाइमिंग में हमारी गोली, अच्छा यहीं से यहीं तो लड़ा है, हैं? तो कुल कितना दूर ये चला, x ही माना गया उसको, तो ये x हो गया। और किस वेग से गोली गई है, 55 मीटर पर सेकेंड प्लस। अब यहाँ टकराने के बाद क्या उत्पन्न हुआ, ध्वनि। अब वो ध्वनि यहाँ से टकराया और जहाँ दागे हैं वहीं तो खड़े हैं आप, तो कितनी दूरी चल के वापस आई ध्वनि, x। और ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो मेरे बच्चे ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा कि जो ध्वनि की चाल होती है ये वायु में होती है 330 मीटर पर सेकेंड। और ये क्वेश्चन में हमको दे रखा है, कोई तनाव वाली बात नहीं, 330 बराबर 7, बस सिंपल सा था। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 330x प्लस 55x बटे 55 गुणे 330 इज इक्वल टू 7। ऐड कर दीजिए ऊपर, तो 5 and 3 8 and 3 x बटे 55 गुणे 330 बराबर 7, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक। एंड फाइनली 55 गुणे 330, रुक जाओ निकाल देते हैं, 55 गुणे 330, तो ये आ जाएगा 18,150 गुणे 7, तो ये आ जाएगा भाई मेरे 127,050। देखो इसका इधर कर दो मल्टीप्लाई, तो इधर हो जाएगा आपका 385x इज इक्वल टू 127,050, ठीक है। इसका इधर मल्टीप्लाई करने के बाद फिर x बराबर 127,050 बटे 385, ठीक है, डिवाइडेड बाई 385 कर देंगे, इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 385, तो ये आ जाएगा 330। कितना आ जा रहा है, 330, यानी कितनी दूरी पे है भैया, 330 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। लक्ष्य की हमसे दूरी कितनी है, 330 मीटर की दूरी। क्लियर, एग्जैक्टली। चलो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मीनार है, ठीक है। तो हम सुंदर सा भाई मीनार बना लेते हैं अपना, मस्त मीनार बनाएंगे तो, ठीक है। त्रिभुजाकार होता है ना जी मीनार, ये तो गोलाकार बन रहा है, इन्हीं से त्रिभुजाकार वाला। ये बन गया मस्त मीनार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीनार। और इस मीनार की ये जो हाइट है ना, अरे यार हटा ही देते हैं, ऐसे ठीक रहेगा। ये देखो इस मीनार की ये जो हाइट है ये दे रखा है 19.6 मीटर। मीनार की हाइट कितनी, 19.6 मीटर। बहुत प्यार से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि बंदूक की एक गोली 50 मीटर पर सेकंड के वेग से, 36 वेग से दूसरी बंदूक 100 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। देखो यहाँ से 36 वेग मतलब ऐसे, ठीक है, 2 गोलियाँ छोड़ी जाती हैं। पहली गोली छोड़ी जाती है 50 मीटर पर सेकंड के वेग से और दूसरी छोड़ी जाती है 100 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो जो 100 मीटर पर सेकंड का वेग है उसको हम आगे कर देते हैं 100 मीटर पर सेकंड, और दूसरी है 50 मीटर पर सेकंड का वेग, क्षैतिज छोड़ी जाती है। तो फिर ये जा कर के ऐसे 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 गिर जाएगा, ये जा कर के ऐसे 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 गिर जाएगा, ठीक है, धरातल पर ये गिर जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, ये गोली है, ठीक है, यहाँ से दागा गया है, मीनार से दागा गया है। और कह रहा है कि भैया क्या ये दोनों गोलियाँ पृथ्वी पर टकराएंगी। इसका पहला क्वेश्चन है कि ये पृथ्वी पर टकराएंगी, तो क्या उड़ जाए भैया, टकराएंगी तो है ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का तो जवाब क्या है, हाँ टकराएंगी। तो कहेंगे हाँ भैया टकराएंगी। तो ये पहले क्वेश्चन का नन्ना मुन्ना जवाब हो गया। दूसरा क्वेश्चन मज़े की बात है कि हमसे कह रहा है कि टकराएंगी तो कितना समय बाद, ठीक है।
कितने टाइम के बाद दोनों गोलियां टकराएंगे। और इसी में और कह रहा है कि कौन सी गोली पहले टकराएगी। ठीक है, ये पहली गोली है, ये गोली पहली है और ये दूसरी गोली है। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन से पहले टकराएगी और कौन से बाद में टकराएगी और कितने टाइम में टकराएगी। और तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भैया गोलियों का मार्ग कैसा होगा। तो भैया आपको प्रक्षेप की गति में बताया गया होगा, ठीक है, कि अगर ऊपर से, ठीक है, ऊपर से हम किसी पिंड को क्षैतिज कुछ ऊंचाई से, पृथ्वी धरातल से कुछ ऊंचाई से अगर हम किसी पिंड को क्षैतिज फेंकते हैं तो पृथ्वी तल पर जब वह गिरता है तो वह भैया प्रक्षेप की पथ पर चलता हुआ गिरता है। अतः उसका जो पथ होता है या मार्ग होता है वो परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन का जवाब हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन का जवाब जरा देखिए। तीसरे क्वेश्चन में बड़ी मस्त बात है, सॉरी दूसरे क्वेश्चन में टाइमिंग बतानी है। अब अच्छी बात तो ये है कि भैया जब गोली को हम मीनार से यहाँ से फायर करेंगे, यहाँ से, तो यहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू 0 होगी। कब तक? जब तक वह, मतलब जैसे गोली हम फायर करेंगे तो गोली एक एनर्जी लेकर के निकलेगी ना, जब तक उसकी अपनी एनर्जी 0 नहीं हो जाती है तब तक उसमें गुरुत्वीय त्वरण नहीं काम करेगा। और इस परिस्थिति में जब उसमें गुरुत्वीय त्वरण नहीं काम करेगा मेरे बच्चे, तो ऐसे कंडीशन में वो जो पिंड है हमारा या जो गोली है, उस गोली का टाइमिंग निकालने के लिए h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। ठीक है, यहाँ से चलेंगे। अब देखो, ये बहुत ध्यान से सुनना, g की वैल्यू जो 0 होनी है ये ऊर्ध्वाधर दिशा में 0 होगी। यहाँ जो g की वैल्यू होगी ये ऊर्ध्वाधर दिशा में 0 होगी। और काम कब करने लगेगा? पूरे मोशन के दौरान g एक टाइम में काम कर रहा है और एक टाइम में नहीं कर रहा है। इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना है। जब तक ये सीधी ऐसे चलेगी तब तक उस पर g की वैल्यू कार्यरत नहीं है ऊर्ध्वाधर दिशा में। ठीक है, और जैसे ही वो डाउन गिरने लगी तुरंत उस पर g की वैल्यू काम करने लगेगी। अच्छा, गोली पहले यहाँ रुकी होगी कि पहले से चल रही है? पहले से रुकी होगी गोली, तो इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग u कितना है? 0 है। ठीक है, u कितना है? 0 है। अब जरा देखो h का मान कितना है? 19.6 बराबर u का मान कितना? 0। t का मान हमको क्या करना है? बताना है। तो t को रोक लेते हैं, गुणे 1/2 गुणे g की वैल्यू 9.8। हम टाइमिंग कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो कितनी टाइम में पृथ्वी धरातल पर गिरा। तो अब गिरने वाले टाइम में, यानी यहाँ से यह वाली टाइमिंग निकालने के लिए मेरे बच्चे अब ज़रा ध्यान देना कि जब हम ये वाली टाइम कंसीडर करेंगे तो अब यहाँ उसकी वेलोसिटी ख़त्म हो गई तो ये मुफ्त रूप से गिरेगी। अब यहाँ जब उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई है, सीधा फायर किया, तो सीधा फायर करने के बाद जैसे यहाँ से फायर होना शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ से फायर वो वहाँ तक गया, एनर्जी ख़त्म हो गई, उसके बाद वो डाउन अपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डाउन गिरेगी। तो यहाँ उसकी वेलोसिटी हो गई है 0 और यहाँ से ये जब गिरने लगा तो यहाँ पे जी काम करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए मेरे बच्चे यहाँ पे 9.8 ले लिया गया है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में हमसे कहा था जी की वैल्यू के लिए। और जब तक वो यहाँ से यहाँ दागा गया है और यहाँ से जब तक वो अपने ऐसे यहाँ तक एनर्जी ले करके चला तो वहाँ जी की वैल्यू 0 है अभी। ठीक है, देखो एन टी स्क्वायर, तो टी को यहाँ क्या करते हैं? रोक लेते हैं। 19.6 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये फाइनली 0, ये प्लस है भाई। ठीक है, ये 0 हो जाएगा तो ख़त्म करते हैं उसको। 1/2 गुणे 9.8, ठीक है, एंड गुणे टी का स्क्वायर। ठीक, एंड 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, अच्छा 2 से ख़त्म ही हो जाएगा ना जी। इससे अगर इसको काट दें तो 2 बार जाएगा कि नहीं जाएगा? जाना चाहिए, नहीं जाएगा? जाएगा। ठीक, अब ये 2 दूनी 4 बराबर टी स्क्वायर, यानी टी बराबर √4 या टी बराबर ±2। फाइनली प्लस ही लेंगे तो कुल कितना? 2 सेकंड के बाद दोनों गोली गिरेगा एक ही टाइम में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, दोनों गोलियां एक ही टाइम में गिरेंगी। इज दैट क्लियर? गुड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर के बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम आगे। एंड आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दो और लाइक कर दो। मैं कह रहा हूँ लेकिन मुझे पता है तुम लोग करोगे नहीं। और कमेंट कर दो यार,
अच्छे बच्चे हो ना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते खेलते कूदते पढ़ते रहें, ठीक है।